कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है। कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है। ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम हिंदी पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर के आए हैं, जिसमें आप सभी को प्रश्नों के उत्तर कमेंट करके देना है। आज बहुत ही स्पेशल सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें आप सभी को 1 बाय 1 करके कमेंट करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था। बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था। सन 1905 में, सन 1908 में, या 1960 में, या 1971 में। आप जल्दी से कमेंट करिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि सन 1908 में। अब यहाँ पर हम कुछ बताना चाहेंगे। मानसिक आयु का संप्रत्यय के नाम से एक सिद्धांत दिया था, अल्फ्रेड बिने ने दिया था। ये एक सिद्धांत था, किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने। याद रखेंगे। अल्फ्रेड बिने ने दिया था। अल्फ्रेड बिने ने सन 1905 में एक बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत दिया। किस सन में? 1905 में। उस सिद्धांत का नाम था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, जिसका संशोधन सन 1908 में किया गया। 1908 में और 1911 में। ये इस चीज़ को ध्यान देंगे। 1908 में और 1911 में इसका संशोधन किया गया था। तो सन 1908 में जब इसका संशोधन किया गया था, तो इसी का नाम रखा गया था। 1908 में मानसिक आयु शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो इसलिए यहाँ इसका उत्तर जो है, बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? तो मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1908 में किया गया था। और ये किसने किया था प्रयोग? ये अल्फ्रेड बिने के द्वारा प्रयोग किया गया था। ठीक है, सन 1908 में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से कमेंट करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि 270। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिशु सबसे पहले किसको पहचानता है। जो शिशु होता है वो सबसे पहले किसको पहचानता है? ऑप्शन नंबर ए पिता, या नर्स, या माता, या शिक्षक को। जल्दी से आपको कमेंट करना है कि शिशु जो है ना सबसे पहले किसे पहचानता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, इसे आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। तो शिशु सबसे पहले माता को पहचानता है, इस चीज़ को याद रखेंगे, यानी कि शिशु सबसे पहले माता को पहचानता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस अवस्था को निर्माण काल कहते हैं। किस अवस्था को निर्माण काल कहते हैं? इस चीज़ को आप जल्दी से कमेंट करेंगे, इस प्रश्न को। तो इसका ऑप्शन नंबर है शैशवावस्था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। शैशवावस्था को हम निर्माण काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए ओपिडस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रा ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी दोनों, यानी उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। लड़कों में आपको बताना है कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, तो लड़कों में ओपिडस ग्रंथि पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ओपिडस ग्रंथि लड़कों में पाई जाती है। लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो लड़कियों में याद रखेंगे, लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। ये ऑप्शन नंबर, यानी कि इसके लिए लड़कियों के लिए क्या है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दोहराने की जो प्रवृत्ति है वो किस में पाई जाती है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, कोई नहीं।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। शैशवावस्था में, यानी कि जो दोहराने की प्रवृत्ति होती है वो सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का कितना प्रतिशत तैयार होता है। शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का कितना प्रतिशत तैयार होता है। ऑप्शन है ए 85%, बी 90%, सी है 95% और डी है 45%। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी कि 90%। 90% जो है ना शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का 90% तैयार होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है कितना होता है। नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है, ये आपको बताना कितना होता है। 350 ग्राम, 1200 ग्राम, 300 ग्राम या 250 ग्राम। आपको कमेंट करना है, बिना कमेंट करे आप लोग आंसर नहीं देंगे। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर बताते हैं कौन सा सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि 350 ग्राम। 350 ग्राम जो है ना शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है, यह आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक के लिए व्यक्तिगत मतभेद का ज्ञान आवश्यक है। कक्षा के अच्छे संचालन के लिए, अच्छे लक्षणों का विकास करने के लिए, शिष्ट को प्रकट करने के लिए, मार्गदर्शन और परामर्श देने के लिए। तो जल्दी से इसका कमेंट करना है उत्तर। तो देखिए शिक्षक में व्यक्तिगत मतभेद का ज्ञान आवश्यक है। मतभेद जो है ना कक्षा में ना हो पाए, इसके लिए किस चीज़ का सबसे ज़्यादा आवश्यक है। कक्षा के अच्छे संचालन के लिए यह चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आपका ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अच्छे लक्षणों का विकास करने के लिए, ये ऑप्शन गलत होगा। शिष्ट को प्रकट करने के लिए, ये भी आपका गलत होगा। और मार्गदर्शन और परामर्श देने के लिए, ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रगति को मापने का बेहतर तरीका है। प्रगति को मापने के लिए बेहतर तरीका है उच्चतर स्तर के व्यक्तियों के द्वारा, या स्वयं के द्वारा देखभाल, या साथियों के द्वारा देखभाल, समाज के द्वारा देखभाल। आपको कमेंट करना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो प्रगति को मापने का बेहतर तरीका, सबसे अच्छा तरीका यही है कि स्वयं के द्वारा देखभाल यदि आप करते हैं तो आप प्रगति का आकलन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यह आपका ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि इसमें कहा गया उच्चतर स्तर के व्यक्तियों के द्वारा। यदि आप प्रगति का आकलन करते हैं उच्चतर स्तर के व्यक्तियों के द्वारा, तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा। फिर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है साथियों के द्वारा देखभाल। यदि साथियों के द्वारा देखभाल करके प्रगति का आकलन करते हैं तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि साथी जो है ना बेहतर तरीके से आकलन कर आपका आकलन नहीं कर सकते हैं। यदि आपका आकलन आप स्वयं नहीं करते हैं, या हम अपना आकलन स्वयं नहीं करते हैं, तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता आकलन। ठीक है। फिर इसमें कहा गया समाज के द्वारा देखभाल, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है अधिगम की उपलब्धि का पता लगाना, यानी कि अधिगम की उपलब्धि का पता लगाना, बालकों की कठिनाइयों का पता लगाना, अध्ययन और अध्यापन की प्रभावशीलता का पता लगाना, व्यवहार का मापन करके अंक प्रदान करना, ये अधिगम का उद्देश्य है कि नहीं। जल्दी से आपको कमेंट करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। व्यवहार का मापन करके अंक प्रदान करना यह मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इसमें कहा गया उद्देश्य नहीं है, तो व्यवहार का मापन करके अंक प्रदान करना यही इसका उद्देश्य नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है वर्तमान में सीबीएसई में शामिल है सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, वार्षिक परीक्षा, ए और बी दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और बी दोनों। अन्य सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन
दोनों जो है ना वर्तमान में सीबीएसई बोर्ड में क्या है, शामिल है। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ मैं बता देता हूँ, जो सीबीएसई बोर्ड का हेड ऑफिस ये दिल्ली में है। कहाँ पड़ता है, दिल्ली में पड़ता है। यहाँ पर मैं बता दूँ सीबीएसई बोर्ड की स्थापना 3 नवंबर सन 1962 को की गई है। ठीक है, यानी कि 3 नवंबर 1962 को की गई थी सीबीएसई बोर्ड की स्थापना। सीबीएसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यह आपके लिए प्रश्न है, कमेंट करके आंसर देना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भारत के स्कूलों में कब लागू हुआ? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भारत के स्कूलों में कब लागू हुआ? सन 2005, सन 2007, 2009, 2010। ये आपको कमेंट करके उत्तर देना है। हाँ दोस्तों, आज आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर देना है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम की लिमिटेशन की वजह से वीडियो आपको नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ सीटेट की। और मेरा प्रयास यही रहा कि वीडियो मैं बनाऊँ, लेकिन क्या करूँ, वक्त नहीं साथ दे रहा है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा जल्दी से जल्दी और वीडियो दे सकूँगा। ठीक है, आपको और देने का प्रयास करूँगा कि दे सकूँ। नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।